हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सब ने जीएसटी का मेरा इंट्रोडक्शन का लेक्चर देख लिया होगा। आप सबका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की सीरीज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि हमने इंट्रोडक्शन में क्या समझा कि पूरे के पूरे जीएसटी को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है। पहला प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स और दूसरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। थ्योरी से मेरा मतलब है प्योर थ्योरी, जैसे जीएसटी में जो ऑफिसर्स हैं उनकी कैटेगरीज क्या हैं, या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंडेटरी होते हैं, या फिर कितने दिनों के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। ये सारी चीजें जिसमें कोई कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन नहीं बनता, उसको हम अलग सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे। और जो प्रैक्टिकल है, जिनके अंदर हम सवाल हल करते हैं, जिनके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनको हम आज से शुरू कर रहे हैं। आज हम सबसे पहला प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। दोस्तों, सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करेंगे ना आप, तो थोड़े से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नंबर आपके आएंगे। प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि हम पिटी पिटाई परंपरा की वजह से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इस ऑर्डर में पढ़ते रहते हैं और उससे लाभ नहीं होता। मैं भी आपको 1, 2, 3 में ही पढ़ा रहा हूं, बट मेरा जरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 मेरे हिसाब से है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 मेरे हिसाब से, और मुझे उम्मीद है कि आप इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से पढ़ेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी कैसे कंप्यूट होता है, जीएसटी होता क्या है, ये हमने जितना जरूरी था उतना इंट्रोडक्शन में देख लिया होगा। आज से बस हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं नंबर कमाने वाली। हमें पढ़ना नहीं है दोस्तों, माफ कीजिएगा, हमें नंबर कमाने हैं। और यही एप्टीट्यूड रखोगे नंबर कमाने वाला तो नंबर कमा ले जाओगे। दुनिया कहती है कि जो तुम चाहते हो वो तुम प्राप्त करते हो, जिसके लिए तुम भागते हो वो तुम्हें मिलता है, जिसके प्रति तुम अपनी सोच पॉजिटिव रखते हो वो तुम्हारी तरफ नजदीक होकर आ जाता है। अब तुम सिर्फ ये सोचो कि मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है। पढ़ना समझना तो जीवन भर का खेल है। अपने को नंबर चाहिए बॉस, नंबर। एग्जाम में मोटे मोटे नंबर मिल जाएंगे ना तो तुम्हें मोटे मोटे जॉब ऑफर भी मिलने लगेंगे। प्रैक्टिस करोगे तो मोटे मोटे क्लाइंट भी मिलने लगेंगे, और मुझे बहुत सारी संख्या में बालक भी मिलने लगेंगे। सबका फायदा है दोस्तों। अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, गहराई में पढ़ेंगे। कोई कॉन्सेप्ट मैं छोड़ूंगा नहीं, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। जितने भी प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दूं वो जरूर पढ़िएगा। होमवर्क अगर आपने नहीं करा ना सर, देखो, और मेरा होमवर्क थोड़ा विशेष है। अगर आपने होमवर्क क्वेश्चंस मेरे वाले नहीं करे ना तो दिक्कत हो सकती है। मैं क्लास वर्क खुद करवाऊंगा और क्लास वर्क से मिलते जुलते क्वेश्चन होमवर्क में आपको जरूर दूंगा, और जो होमवर्क क्वेश्चंस होंगे उनका डिस्कशन मैं आपके साथ लाइव किया करूंगा समय समय पर। जब भी आपको समस्या हो आप भाई से बात कर लें। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमारा कॉन्सेप्ट आज का क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। अपने रजिस्टर पे नोट कर लीजिए और 1, 2, 3 करके हम प्रारंभ करते हैं। चलिए देखिए, सेलर, पॉइंट 1 लिखिए, सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड सप्लायर। हमारे जीएसटी की दुनिया में सेलर को सेलर नहीं बोलते दोस्तों, सप्लायर बोलते हैं। तो कई दफा आपको क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस में, किताबों में, मेरे लिटरेचर में, होमवर्क्स में, क्लास वर्क्स में, दुनिया में सप्लायर वर्ड मिलेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि कोई नया शब्द नहीं है, ये सेलर को ही सप्लायर कहा जा रहा है। जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम सेलर नहीं बोलते, भाई वो दुकानदार है, वो व्यापारी है, वो बिजनेसमैन है। हमारे यहाँ सब लोग सप्लायर हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि गुड्स बेचने वाला है उसको तो बोलते हैं सेलर, और जो सर्विस बेचने वाला है उसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। हमारे यहाँ दोनों समान है, कोई भेदभाव नहीं, सब दुनिया समान है। ठीक है, सबका मालिक एक। सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सप्लायर ऑफ सर्विसेज, हमारे लिए सब कॉमन है। चलो
दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट आइए लिखते हैं, बायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड रिसीवर। अब देखो, आज हम नामकरण पे लगे हुए नहीं, हमने कह रहा है बायर को भाई बायर नहीं बोलते, हमारे लिए बायर बायर नहीं होता, हमारे लिए बायर है रिसीवर। जो सामान खरीदेगा वो आम बोलचाल की भाषा में बायर हो सकता है, लेकिन वो आम बोलचाल की भाषा में। यहां पर जब हम देखेंगे जीएसटी की दुनिया में जब हम बात करेंगे तो यहां पर हमारा बायर बायर नहीं होता, यहां पर हमारे बायर को बोलते हैं रिसीवर। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, याद रखेंगे पक्का। देखो, कुछ ट्रांजैक्शन जीएसटी में असल में ऐसी हैं, मैं आपको रास की बात बताऊं, थोड़ा आगे आने वाला था कॉन्सेप्ट, लेकिन हल्का सा अभी टच कर लेते हैं कि टैक्स सिर्फ तब नहीं लगता जब कंसीडरेशन होता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी आपको मिलेंगी जीएसटी में जहां पर कंसीडरेशन नहीं है तब भी टैक्स लग रहा है, बताओ। तो अब जब कोई कंसीडरेशन है ही नहीं, कोई सेल परचेज है ही नहीं, लेकिन सेंडर ऑफ गुड्स तो है, तो हम उसे सप्लायर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ सेलर को ही जीएसटी देना है ऐसा नहीं है। कई सिचुएशंस में आपको दिखाऊंगा, एक टॉपिक आपको मिलेगा शेड्यूल 1। कई सिचुएशन आपको ऐसी मिलेंगी जिसके अंदर जो सामान डिस्पैच कर रहा है वो बेचारा सेलर नहीं है सर, और जिसको सामान मिल रहा है ना वो बेचारा रिसीवर नहीं है, और इन दोनों के बीच में कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही नहीं है, कोई पैसे का लेन देन ही नहीं है दोस्तों। फिर भी वो पैसे सरकार कह रही है भाई हमारा चढ़ावा हमें दो। तो अब सोचो सेलर को सेलर कैसे कह दूं, तो हमने कॉमन शब्द चुन लिया, सप्लायर। जहां से डिस्पैच हो रही है वो सप्लायर, और जहां पर डिस्पैच एंड हो रही है जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो हो गया रिसीवर। ये बात याद रखना प्लीज, ठीक है जी। चल, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी is not sale, comma, comma. Taxable event under GST is supply. दोबारा सुन लीजिए हमने क्या पढ़ा। हमने देखा कि हमारे जीएसटी को सेल टैक्स नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि साहब वो सेल होती है और उस पर टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं जीएसटी। मैंने अभी आपको बताया सर कि सिर्फ और सिर्फ सामान के बेचने या खरीदने पर जीएसटी लगता है, ऐसा थोड़ी है। सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की सेल पर जीएसटी लगता है, ऐसा थोड़ी है। आप किराए पर गोडाउन लीजिए, उस पर जीएसटी है। बताइए आप, वहां तो कोई ऐसा कुछ वो नहीं है गुड्स का मैकेनिज्म। मैं कह रहा हूं आप अपनी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करिए, पार्ट टाइम डायरेक्टर, उसको रेम्युनरेशन दीजिए, उस पे जीएसटी है, बताओ। एक लेखक ने अपना कविता लिखी, कवि ने अपनी कविता लिखी, पोएम लिखी और वो पब्लिशर को दी छापने के लिए, उस पे जीएसटी है, बताओ। अब मुझे तो नहीं लगता कि उस पोएम में कोई सर्विस है और पोएम में कोई गुड्स है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जैसे आपने ये सीखा कि हमारे लिए कोई सेलर नहीं है, हमारे लिए सप्लायर है, जहां से भी कुछ कंपोनेंट मूव करेगा, जहां से भी कुछ डिस्पैच होगा। अब जैसे कवि ने अपनी कविता लिखी और कविता लिखकर पब्लिशर को दे दी, तो कवि कौन हुआ? सप्लायर। प्लीज बताइए, कवि कौन हुआ? सप्लायर ऑफ कविता। जो पैसे दे रहा है उधर पब्लिशर, जो कविता खरीद रहा है वो हो गया रिसीवर। तो हमारे लिए सेल और परचेज शब्द यूज नहीं होगा। जीएसटी की दुनिया सेल और परचेज तक सीमित नहीं है। जीएसटी के अंदर एक नया शब्द इस्तेमाल होता है, सप्लाई। तो सर क्या क्या चीजें सप्लाई में कवर होती हैं, वो मेरा आज का विषय नहीं दोस्तों। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, वील कवर इट सम टाइम लेटर। सर वो तो चार्जिंग सेक्शन है, सप्लाई तो सेक्शन 7 बोलते हैं वैसे उसे, वो तो चार्जिंग सेक्शन है, सबसे पहले पढ़ाना चाहिए आपको। मेरी गुजारिश आपसे, आप मेरे हिसाब से चलिए, नंबर ही नंबर बरसेंगे, देखिएगा आप दोस्तों। सप्लाई किसमें क्या क्या कवर है और क्या क्या नॉट कवर है वो तो मैं कराऊंगा ही, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल कराऊंगा, हर हाल में कराऊंगा भाई, गारंटीड कराऊंगा। उस पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं।
लेकिन फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप ये अपना वाइड क्या कहते हैं उसे माइंड रखिए, ब्रॉड माइंडेडनेस अपने अंदर लाइए, नैरो माइंडेडनेस मत रखिए कि सिर्फ सेल पर जीएसटी लगता है, सिर्फ परचेज पर जीएसटी लगता है। नहीं, कुछ ऐसी भी ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें कोई सेल नहीं नजर आती, जिनमें कोई परचेज नहीं नजर आती। भाई हमने अपनी कविता बेच थोड़ी दी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उस पर जीएसटी है। तो जीएसटी सेल परचेज पे नहीं है, जीएसटी एक ट्रांजैक्शन पर है जिसका नाम है सप्लाई। अब उसमें क्या कवर होता है क्या नहीं कवर होता वो तो हम देख लेंगे अगले टॉपिक में। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। आज का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि क्वेश्चन गिवन है पहले से, ए सप्लाइड समथिंग टू बी, कैलकुलेट जीएसटी। क्वेश्चन में हमें ये नहीं पहचानना है, आज जो हम सीखेंगे उसमें हमें ये नहीं पहचानना है कि दिए हुए ट्रांजैक्शन में सप्लाई है कि नहीं है। आज हमें ये नहीं पहचानना है कि दी हुई ट्रांजैक्शन में सप्लाई कवर है कि सप्लाई नॉट कवर है। आज हमें यह नहीं पहचानना है कि नीचे दी गई चीजें बताओ जीएसटी के अंदर कवर है या एग्जेम्प्ट है। आज का हमारा उद्देश्य है क्वेश्चन के अंदर जो डेटा गिवन है उससे वैल्यू निकालकर जीएसटी कैलकुलेट करना सीखना, वो हमारा उद्देश्य है आज की मुलाकात में। ठीक है दोस्तों, चलो। तो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज नॉट सेल, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। ठीक है जी, चलो पॉइंट नंबर 4। Point number 4, GST is calculated on ad valorem basis। ये क्या होता है एड वैलोरम बेसिस? मतलब जीएसटी कोई फिक्स नहीं है, 5,000 रुपया जीएसटी लगेगी, 2,000 रुपया जीएसटी लगेगी। ये कोई ऐसा टोल टैक्स की तरह टैक्स नहीं है, फिक्स होता है ना टोल टैक्स। तो भाई आपकी गाड़ी ने दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे को क्रॉस करा और वहां पर आपसे मानेसर नाम की जगह में 65 रुपीज ले लिए गए, तो वो ऐसा तो नहीं करते ना कि आपसे पूछते हैं कि आपने 25 लाख वाली गाड़ी खरीदी है तो आप ज्यादा टोल टैक्स दे दो, और आपने 5 लाख रुपए वाली गाड़ी खरीदी है तो आप कम टैक्स दे दो। ऐसा तो नहीं होता ना। अगर ऐसा होता तो उसे एड वैलोरम बोलते हैं। एड वैलोरम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। वैल्यू जितनी ज्यादा टैक्स उतना ज्यादा, प्रतिशत के हिसाब से जब जीएसटी लगता है, जब टैक्स लगता है तो उसे एड वैलोरम बोलते हैं। जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन एड वैलोरम बेसिस। दिस means GST will be calculated at a particular percentage. GST will be calculated at a particular percentage of the value of goods or services supplied। क्या मतलब हुआ इसका? वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड, मतलब जो भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी कि भाई हमने ये वाले गुड्स ए को बेचे, मतलब सप्लाई करे, या ये वाली सर्विसेज हमने सप्लाई करी, उसकी वैल्यू ये गिवन है और उस पर इतने प्रतिशत टैक्स कैलकुलेट करो। तो अगर आपको जीएसटी कैलकुलेट करना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है, मान लो क्वेश्चन हमसे जीएसटी कैलकुलेट करवा रहा है, तो एक तो हमें पता होना चाहिए वैल्यू किस चीज की, ऑफ गुड्स और सर्विसेज। भाई जो गुड्स या सर्विसेज हमने सप्लाई करे उसकी वैल्यू अगर हमें पता है तो वो वैल्यू अगर हमें पता चल जाए किसी तरह तो हम उसका जीएसटी निकाल सकते हैं। क्यों? दूसरी चीज अपने को क्या चाहिए? परसेंटेज। परसेंटेज क्लियर? अब आप मान के चलिए इन मेनी केसेस आई एम नॉट सेइंग इन एवरी केस, मेनी केसेस, ये दोनों चीजें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती हैं, तो सर फिर तो बड़ा इजी हो गया। जब ये दोनों चीजें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होती हैं तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो जाता है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। वैल्यू तो दी होगी, उसमें कुछ ना कुछ पहले जोड़ा जाएगा फिर जीएसटी निकलेगा,
या फिर जीएसटी के रेट 2-3 दिए होंगे तो आपको पहचानना होगा इसमें कौन सा वाला रेट लगता है। ये खेल है। जीएसटी के कंप्यूटेशन के लिए बस एक कैलकुलेटर चाहिए और कुछ नहीं। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठीक, कैलकुलेटर आपके पास हो, बाकी तो जरूरी चीजें वहां रखी होंगी। क्वेश्चन आपको ये 2 आइटम दे देगा। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं थोड़ा लिहाज कर रहा हूं, थोड़ी शर्म हया से मैं बोल रहा हूं कि मोस्ट केसेस में ये गिवन होती है। सच्चाई तो ये है कि ये हमेशा गिवन होती है, लेकिन मैं थोड़ा स्कोप छोड़ रहा हूं इस बात का कि ये भी हो सकता है कि ना गिवन हो, तो क्या करें फिर वो भी बताऊंगा आपको। मान लो ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो क्या करें वो बताऊंगा ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन मैं एक बात समझा रहा हूं कि तुम मोस्ट केसेस का समझने की कोशिश करो। मैक्सिमम केसेस में ये मान के चलो परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होती है 18% जीएसटी, 12% जीएसटी, 28% जीएसटी, और वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। मैक्सिमम केस में मान के चलो तुम ये बात, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, इफ वी गेट टू नो, अगर हमें पता चल जाए वैल्यू ऑफ सप्लाई, if we get to know value of supply and percentage of GST, we can simply multiply them. We can simply multiply them and arrive at the GST वैल्यू, ठीक है। अराइव एट द GST वैल्यू, हम GST वैल्यू पर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर इसको फॉर्मूले के रूप में भी लिखना है तो आप लिख सकते हो GST इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, GST इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू GST इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ GST in percentage, in percent। बस ये है सिंपल फॉर्मूला GST का। GST कंप्यूटेशन कब से भारी हो गया सर? GST बिल्कुल भारी नहीं है सर, हमारी अप्रोच भारी हो जाती है। हम इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं चीज़ों को, इतना मुश्किल बना देते हैं, क्या बताऊँ आपको, इतना कठोर सा बना देते हैं GST को। हमें लगता है यार पता नहीं कैसे नंबर आएंगे। मैं बता रहा हूँ ना भाई, नंबर आएंगे। और फिर इसके लिए मेरे को आपको सबूत देने की जरूरत नहीं, आपका सबूत और गवाह आप खुद बनेंगे। जब आप मेरे पढ़ाने के बाद, मतलब मेरे क्या, ईश्वर कृपा से मेरे करवाने के बाद, ये लिखवाने के बाद, अगर आपसे दुनिया का कोई क्वेश्चन किसी किताब का उठा लीजिए, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जा रहे हैं, हर क्वेश्चन का आंसर आपका मैच करने लगे, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। भाई कोई मार्केट में तो मिलता नहीं ना कॉन्फिडेंस के, भाई जाके 10,000 रुपए का खरीद लिया, या वो थोड़ा बैलेंस कम हो जाती है टॉप अप करा लिया। कॉन्फिडेंस करने से आता है। तो यहाँ पर GST की कंप्यूटेशन जब हम अभी कैलकुलेट करना सीखेंगे तो सीखना क्या, उसमें ये फार्मूला लगाना है। भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई भगवान हमें दिलवा दे और परसेंटेज GST का हमें भगवान पता करवा दे, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देने हैं। और ये जो मशीन जिसको कैलकुलेटर कहते हैं, इसमें बराबर का बटन दबाना है, इक्वल्स का, कैलकुलेशन हमारे सामने हो जाएगी। और क्या है ना, बस जो भी एडजस्टमेंट है एक तो इसमें है और एक इसमें, इसके अलावा तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। ये तो पक्की बात है ना। बस ये 2 चीजें प्रश्न में अक्सर गिवन होती हैं, नहीं गिवन तो क्या करना है वो एक अलग विषय है। हम फिलहाल बस ये मान के चल रहे हैं कि ये अक्सर गिवन होती है। नहीं गिवन होती तो क्या करना है वो छोड़ो 2 मिनट, ठीक है। थोड़ा पहले इजी कॉन्सेप्ट से आप आगे चलो ना, ठीक है। चलो चलिए पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं। पिछला वाला पॉइंट तो समझ आ गया। सप्लाई ऑफ, लिखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैन बी ऑफ 2 काइंड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ऑफ 2 काइंड्स। 2 प्रकार की सप्लाई हो सकती है।
कैन बी ऑफ टू काइंड्स। कौन कौन सी? एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब व्हेन सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर और रिसीवर नहीं दोस्तों ना, वैसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटेल में आगे आएगा एक चैप्टर। इंट्रा स्टेट सप्लाई पहला टाइप है। सप्लाई दो प्रकार की होती है। देखो तुमने ये तो सीख लिया कि सेल परचेज पे जीएसटी नहीं है, सप्लाई पे जीएसटी है। तुमने ये सीख लिया कि सेलर नहीं होता, सप्लायर होता है। तुमने ये सीख लिया कि रिसीवर होता है, बायर नहीं होता। तो ये तो बात पक्की हो गई कि सप्लायर, रिसीवर और प्लेस एक जगह होती है सप्लाई की। तो रिसीवर को नहीं देखना है, सप्लायर और सप्लाई की जगह आप कंपेयर करिए। अगर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई fall in the same state or union territory, comma, it is called intra state supply। कैसे? मैं बता रहा हूं, भरपूर उदाहरण दूंगा दोस्तों, आपको समझने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा, समझने का हर मौका इस्तेमाल करूंगा, हर तरीका इस्तेमाल करूंगा, तुम्हें समझा के रहूंगा। देखना, हमने लिखा कि जिस सप्लाई पर हम जीएसटी लगाते हैं, जिस सप्लाई का जीएसटी हम कैलकुलेट करने आ जाए हैं, वो सप्लाई दोस्तों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, जो हम यहां पर देख रहे हैं। सप्लाई दो प्रकार की होती है का कहने का मेरा मतलब यह है कि यहां पर पहली सप्लाई है इंट्रा स्टेट सप्लाई, दूसरी अभी पढ़ेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, और दोनों पे लगने वाले जीएसटी के स्वरूप में भी फर्क है थोड़ा सा। दो प्रकार की सप्लाई है तो दो प्रकार से जीएसटी लगता है, आपको आगे पता चलेगा, इसीलिए इसको डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी बोलते हैं। खैर अब वो रहा नहीं जाता ना, मन के अंदर से बातें बवाल आती रहती हैं और मैं बोलता रहता हूं, लेकिन थोड़ा कम बोलना चाहिए, आगे की बातें आगे करेंगे। एनीवेज, हमने सीखा कि सप्लाई पर जीएसटी है, सेल पे नहीं। सेलर नहीं होता, सप्लायर होता है, बायर नहीं होता, रिसीवर होता है। हमने सीखा कि जीएसटी एड वैलोरम होती है, परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट करी जाती है, याद है आपको? हमने ऐसे सीखा। और हमने ये भी पढ़ लिया कि वैल्यू जिस पर जीएसटी निकलेगा और वो परसेंटेज जो जीएसटी की होगी वो अक्सर गिवन होते हैं। तो फिर तो बड़ा आसान है। मैं कब कह रहा हूं मुश्किल है भाई, बहुत आसान है, बस अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर ये भारी होता ना, अगर ये भारी होता तो समझने की कोशिश करो। अगर ये भारी होता तो बहुत कम लोग इसमें डील कर रहे होते, कितने सारे लोग इसमें डील करते हैं। एक लंबी आपको एक प्रोफेशनल्स के पूरी की पूरी कम्युनिटी मिल जाएगी जो इसमें डील करते हैं ना। तो व्हेन सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, मैं लिखवा रहा हूं कि व्हेन सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई फॉल इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने सिनेमा का टिकट खरीदा, अब इसमें जो सप्लायर है, सपोज करो वो दिल्ली का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जहां बैठकर आप पिक्चर देख रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो भी दिल्ली की है। सप्लायर मतलब सिनेमा हॉल का मालिक, और सिनेमा हॉल दोनों दिल्ली में है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, क्लियर? अब चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एक टॉय शॉप है, एट सेक्टर 17 चंडीगढ़, राइट? अब यहां पर बताइए, जो दुकानदार है, जो सप्लायर है, वो कहां पर है भाई? चंडीगढ़ में।
और वो टॉय कहां पर बेच रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, चंडीगढ़। सर अगर वो दूसरे स्टेट में भी बेचे तो वो बताऊंगा ना, कौन मना कर रहा है। हम ये मानकर चल रहे हैं अभी कि हम उसकी दुकान पे गए और हमने कहा भाई ये जरा टेडी बियर ये वाला दे दे, तो ये वो वाला सिनेरियो समझो ना। दूसरा सिनेरियो जहां पर हम दिल्ली में बैठ के चंडीगढ़ से वो खिलौना मंगा रहे हैं, वो अगला कैटेगरी पढ़ लेंगे। नहीं, ये वाला तो हो सकता है ना, सिंपल सिनेरियो है। तो ये क्या है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ये हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्लियर हो गई बात, इंट्रा स्टेट सप्लाई। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहां पर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम जगह पर थे, सेम राज्य में, सेम केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। चलो अब ये ए पॉइंट हो गया, अब बी लिखिए। बी दूसरा है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई, दूसरे राज्य में जो सप्लाई हो रही है वो कैसे होता है। इंट्रा स्टेट पढ़ लिया, अब इंटर स्टेट सप्लाई पढ़ते हैं। लिखिएगा व्हेन सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हेन सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई fall in different locations की जगह different states लिख लो, different states or union territory, such supply is called इस सप्लाई को हम क्या कहेंगे, इस सच सप्लाई इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई, इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। बात समझ आ गई जी, बिल्कुल क्लियर है। इसको हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, जहां पर वो जो दो चीजें हमने अभी थोड़ी देर पहले कंपेयर करी थी ना, पहला सप्लायर और दूसरा सप्लाई की जगह, वो दोनों पिछले केस में सिनेमा हॉल दिल्ली में था, सिनेमा हॉल वाला भी दिल्ली में था। टॉय की दुकान की जो सेल टॉय की हो रही है वो चंडीगढ़ में थी और टॉय बेचने वाला भी चंडीगढ़ में था। तो वो सब कुछ सेम राज्य में था, सेम यूनियन टेरिटरी में था। फर्क तो वो तो पता ही होगा ना आपको, राज्य और यूनियन टेरिटरी। ठीक, क्लियर इंटर स्टेट सप्लाई। और नहीं क्लियर तो उस पर बना देंगे एक वीडियो सेशन, कर लेंगे उस पर, कोई बात नहीं। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो वो टॉय शॉप जो थी, टॉय शॉप, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। चंडीगढ़ वाली जो टॉय शॉप थी, जो सप्लायर की लोकेशन है वो तो चंडीगढ़ में है, सेक्टर 17, राइट। लेकिन उस टॉय शॉप के पास जो ऑर्डर आया वो तमिलनाडु से आया। बताओ हालत देखें आप, तमिलनाडु के किसी बायर ने टेलीफोन करके ऑर्डर प्लेस करा और पेमेंट ऑनलाइन भेज दी कि जरा आपके खिलौने यार बहुत बढ़िया होती है, हम आए थे घूमने तो हमने देखा था, जरा यहां भेज दो प्लीज। हमने कहा व्हाई नॉट। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब देखो ये दोनों अलग अलग जगह हैं, अलग अलग राज्य में है, तो फिर ये सप्लाई कैसी हो गई, इंटर स्टेट। क्लियर हो गई ना बात दोस्तों। सप्लाई में ना क्या कवर है क्या नहीं कवर है वो पक्का पढ़ाऊंगा, पक्का गारंटी, ठीक है। और जब तक आपको ये वाली क्लास देखने को मिली होगी तब तक तो पूरा इंडेक्स भी आपको मिल चुका होगा, तब तक तो आपके पास सेशन आ चुका होगा पूरा शेड्यूल के भाई कब क्या हुआ है, कैसे कैसे हो रहा है। तो आपको भरोसा होना चाहिए कि सप्लाई का मतलब और सप्लाई का अर्थ हम जरूर पढ़ेंगे। तो टॉय शॉप इंटर स्टेट सप्लाई हो गई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ जी,
वेबसाइट डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, वेबसाइट डेवलप कर रहा है। सप्लायर तो है बेंगलुरु में, मतलब कर्नाटका में, राज्य का नाम है कर्नाटका। और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसको कहा गया कि तुम जो वेबसाइट बनाओगे वो हमारे यहां आकर के बनाओ, कर्नाटका में नहीं बनेगी वेबसाइट। उत्तर प्रदेश में वेबसाइट डेवलप हो रही है, कर्नाटका से आया सप्लायर वेबसाइट डेवलप करने हमारे यहां, तो बताओ क्या होगा? ये क्या है बताइए? ये है इंटर स्टेट सप्लाई। समझ आई आपको बात? तो दोस्तों ये मैंने इसलिए पढ़ाया कि जब तुम ये बात समझ चुके हो कि सप्लाई पर ही जीएसटी है, यदि कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगी तो उस पर जीएसटी भी नहीं लग पाएगा। सप्लाई में क्या नहीं आएगा वो तो हम देख लेंगे एक आध कॉन्सेप्ट के बाद, लेकिन पहले बताओ ये तो समझ आ गया कि सप्लाई क्वेश्चन में गिवन होगी कि हो रही है। अपने को आज के कॉन्सेप्ट में ये नहीं पहचानना है कि सप्लाई है कि नहीं, सप्लाई तो है, जीएसटी तो निकलेगा ही निकलेगा, कोई माफी नहीं है जीएसटी में, हम ये मान के चल रहे हैं आज। तो फिर जितने प्रकार की सप्लाई उतने प्रकार का जीएसटी। टोटल हमने क्या देखा, कितने प्रकार की सप्लाई? 2 प्रकार की। तो कितने प्रकार के जीएसटी? 2 प्रकार के। समझ आया आपको? अब जब हमें पता चल गया कि 2 प्रकार की सप्लाई होती हैं और हमें इस बात का पूरा अंदाजा है कि जितना स्वरूप सप्लाई अपना बदलेंगी उतना ही जीएसटी अपना स्वरूप बदलेगा। आप देख रहे हो कि 2 प्रकार की सप्लाई है, तो मोटा मोटा 2 प्रकार के जीएसटी तो पक्का हो गए। और दोस्तों मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के हिसाब से पढ़ेंगे ना। प्रैक्टिकल मतलब रियल लाइफ नहीं, प्रैक्टिकल मतलब एग्जाम पेपर। तो प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से देखेंगे, प्रैक्टिकल अपीयरेंस के हिसाब से देखें, तो हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमारा पहला स्टेप ये है कि हम ये पहचानें कि क्वेश्चन के अंदर जो सप्लाई गिवन है वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। सर ये तो कभी कभी आप बता रहे हो दिया होता है, मैं बता रहा हूं वैल्यू ऑफ सप्लाई गिवन होता है और रेट ऑफ जीएसटी गिवन होता है। क्वेश्चन वाला जरूरी नहीं तुमको ये बताएगा कि जो नीचे क्वेश्चन गिवन है वो इंटर स्टेट सप्लाई का है या जो क्वेश्चन नीचे गिवन है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई का। तो सबसे पहले अपने मन के अंदर ये बात बसा लो कि तुम्हें प्रश्न मिलते ही, प्रश्न पत्र जैसे ही तुम्हारे हाथ में आए, क्वेश्चन पेपर, द मोमेंट यू सी टू इट, क्वेश्चन में पहले फाइंड आउट करना है द सप्लाई गिवन इन द क्वेश्चन इज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। देन द सेकंड स्टेप विल ऑटोमेटिकली गेट डन। क्यों? तुमको पता चलने वाला है अभी कि सप्लाई 2 प्रकार की, तो जीएसटी कौन कौन से 2 प्रकार के हैं। ठीक है, चलो हमने ये जो ए और बी था वो पूरा कर लिया। ये हमारा ए और बी कौन से में था? पॉइंट नंबर 6 में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैन बी ऑफ 2 काइंड हमने कर लिया। पॉइंट नंबर 7 अब हम पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 7। चलो दोस्तों पॉइंट नंबर 7 के अंदर लिखिए, when we have 2 kinds of supply, when we have 2 kinds of supply, comma, we obviously have 2 types of GST computation. 2 types of GST computation। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो इंटर स्टेट सप्लाई पर लगने वाला जीएसटी और इंट्रा स्टेट पर सप्लाई पर लगने वाला जीएसटी सेम नहीं है। लिखिएगा, इन अदर वर्ड्स जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, GST on intra-state supply and interstate supply is not same, दोनों अलग अलग प्रकार के। So we have 2 supply and 2 set of GST। ठीक है, इसी को बोलते हैं डुअल मॉडल ऑफ GST।
मतलब ये तो ऐसी बीच में बात आ गई, हम डुअल मॉडल नाम से कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे। मैं तो एक बात बता रहा था कि कोई तुमसे पूछने लगे भाई तो डुअल मॉडल पता तेरे को क्या होता है? डुअल मॉडल कहना हाँ पता, पहली क्लास में सीख लिया था हमने। भाई दो प्रकार की सप्लाई है, तो जीएसटी की कंप्यूटेशन भी दो प्रकार की है, इसलिए इसको बोलते हैं डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी। क्लियर हो गई बात? सो व्हेन वी हैव टू काइंड ऑफ सप्लाई, we obviously have two types of GST computation. In other words, GST on intrastate supply and interstate supply is not same, right? Point number 8. So basically, we have two set of supply and GST. Two set of supply and GST. Comma. This is also called dual model of GST. This is also called dual model of GST. ठीक है, अपने को पता चल गया। अब सर ये तो बताओ कि दो प्रकार की सप्लाई तो अपने को पता चल गई, अपने को ये तो पता चल गया कि वो जो दो प्रकार की सप्लाई हैं वो कौन सी हैं, लेकिन अपने को ये भी तो बताओ कि वो दो प्रकार के जो जीएसटी हैं वो कौन से हैं। सब आ रहा है, बेफिक्र रहिए आप। चलिए पॉइंट नंबर 9, जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सच टू टाइप्स ऑफ सप्लाई, GST applicable on such two types of supply is as follows. GST जो इन दो प्रकार की सप्लाई के ऊपर लगता है वो कुछ नीचे दिया हुआ है। क्या क्या है सर वो? पहला, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इस पर जो जीएसटी लगता है वो दो पार्ट में लगता है, सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी, और अगर स्टेट ना हो तो यूटी जीएसटी, आधा आधा। जो भी जीएसटी लगना है, जैसे मान लो 18% जीएसटी है तो आधा आधा दोनों में बांट देंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई में। और गहराई से भी बताता हूं, नोटिंग कर लो पहले। और दूसरा सर, दूसरा है इंटरस्टेट सप्लाई। एक लाइन छोड़ के मैं लिख देता हूं, आप मत काटना, मेरे पास तो मिटाने की सुविधा है। इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई में एक ही जीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब आप देखो, या तो जो आपकी सप्लाई हो रही है वो इंट्रा स्टेट होगी। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में, सेम यूनियन टेरिटरी में, सेलर भी चंडीगढ़ में, बायर भी चंडीगढ़ में, सामान भी चंडीगढ़ में, है ना। वैसे बायर को तो देखते नहीं, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई को देखते हैं। दोनों चंडीगढ़ में थे, याद है? सिनेमा हॉल याद है? सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल वाला और सिनेमा हॉल फिल्म दोनों एक ही राज्य में थे, दिल्ली में ही। तो ये वाला जीएसटी लगेगा आधा आधा। मान लो तुम्हें पता है कि सिनेमा हॉल पे 5% जीएसटी है, मान लो ऐसे एग्जाम्पल में, तो 2.5 मान लो तुम्हें पता है कि कोचिंग सेंटर पर 18% जीएसटी है, तो 9%। अगर आप स्टेट के अंदर हो तो स्टेट जीएसटी लगाना, अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो तो यूनियन टेरिटरी वाला जीएसटी लगाना। इसका मतलब दोस्तों ये भी समझ लो हाथों हाथ कि जो स्टेट वाला और यूनियन टेरिटरी वाला है ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में से कोई एक ही आ सकता है, दोनों नहीं आ पाएंगे, दोनों में से एक ही आएगा या एक ही होगा। कैसे, मैं भी आपको साबित कर देता हूं। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती जिस पे ये दोनों लग जाएं। या तो आप स्टेट हो या तो आप यूनियन टेरिटरी हो, बस, और तो कुछ हो नहीं सकता आपका। तो इन दोनों में से तो एक सेंट्रल जीएसटी प्लस, कैसे लगता है मैं दिखाता हूं अभी। और इंटर स्टेट सप्लाई है, आपको याद है वो टॉय शॉप चंडीगढ़ में थी, तमिलनाडु से ऑर्डर आया था। आपको याद है वेबसाइट डेवलपर कर्नाटका का था और वेबसाइट डेवलप हो रही थी यूपी में, याद है? प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश था। ये
तो वो ये वाला हो गया इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब अगर दो राज्य इन्वॉल्व हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर अलग अलग जगहों पर है, दो राज्य इन्वॉल्व हैं, तो फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। आपको नहीं लग रहा कुछ ऑपोजिट सा है? आपको नहीं लग रहा कुछ उल्टा उल्टा सा है? जब राज्य एक है, इंट्रा स्टेट एक राज्य के अंदर अंदर की कहानी है, तो जीएसटी लग रहा है दो, देख लो आप। और जब दो राज्यों की कहानी है, इंटर स्टेट, दो राज्य, चंडीगढ़ और तमिलनाडु, दो अलग अलग राज्यों की अगर बात चल रही है, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज की बात चल रही है, दो अलग अलग इलाकों की बात चल रही है, मतलब दो राज्य हैं, तो जीएसटी लग रहा है एक। उल्टा है, देख लो आप। तो उल्टा है तो क्या हुआ? और अच्छा है याद करना, इसी को अपना रूल बना लेते हैं। मन के अंदर लिखना नहीं है, पेपर में याद रख लो। राज्य दो तो जीएसटी एक, राज्य एक तो जीएसटी दो, याद कर लो ऐसे। अब आप जरा बगल वाली दुकान पे मिठाई खरीदने जरा जाइएगा, अब आप अपने बगल वाली स्वीट शॉप पर एक रसगुल्ला खरीदने जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक ही राज्य के अंदर ट्रांजैक्शन हुई, तो उस पर दो जीएसटी लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। 100 रुपए के रसगुल्ले पे 5 रुपए जीएसटी लगा होगा, 2.5 दो टुकड़ों में। और आप लैपटॉप ऑर्डर करिए कर्नाटका से, आप दिल्ली में हैं लेकिन आप लैपटॉप ऑर्डर करिए कर्नाटका से, आईजीएसटी लग कर आएगा लैपटॉप आपके पास, क्योंकि राज्य दिल्ली और कर्नाटका दो हैं तो जीएसटी एक है। बिल्कुल अच्छे से इसी बात को नियम बना लो, राज्य दो तो जीएसटी एक, राज्य एक तो जीएसटी दो। बल्ले बल्ले, समझ आई सर आपको बात? अब मैं इसको जरा और अच्छे तरीके से इलैबोरेट कर देता हूं। वैसे आपको समझ आ चुका होगा मुझे पता है, लेकिन इसको थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कॉलम बना रहा हूं सप्लायर की लोकेशन का, एक मैं कॉलम बना रहा हूं रिसीवर की लोकेशन का, और एक बना रहा हूं मैं प्लेस ऑफ सप्लाई का। एक कॉलम बना रहा हूं मैं नेचर ऑफ सप्लाई का, और एक कॉलम बना रहा हूं मैं जीएसटी का। अब इस टेबल से दोस्तों आप और अच्छा समझ जाएंगे, इस टेबल से आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, बहुत प्यारा सा आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। मैं जरा थोड़ी सजावट में लग गया था, कलर येलो मिला नहीं मेरे को अच्छा वाला, कोई बात नहीं। चलो ये कॉलम बन गए दोस्तों। अब पहला कॉलम है सप्लायर का, तो सपोज करते हैं कि जो हमारा सप्लायर है वो दिल्ली में है, डीएल लिख देता हूं, चलो पूरा ही लिख देता हूं दिल्ली, ठीक है। और जो रिसीवर है वो भी दिल्ली में है, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी दिल्ली में है। सबसे पहले तो ये बताओ कि सप्लाई कौन सी है। उससे भी पहले तुम ये सीखो बदमाशों कि रिसीवर का कॉलम इग्नोर करना है। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि रिसीवर की लोकेशन को कंसीडर नहीं करना है, आपको कंसीडर करना है सप्लायर की जगह और सप्लाई की जगह। आपको सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई कंपेयर करना है। रिसीवर तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है क्वेश्चन में, यार रिसीवर को नहीं देखना, आपने प्लेस ऑफ सप्लाई देखनी है, ठीक है, याद रखना है। हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई का एक चैप्टर आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल तुम्हें कहें अरे रिसीवर देख लो तो अलग बात है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि सप्लायर को कंपेयर करना है प्लेस ऑफ सप्लाई से, सप्लायर को रिसीवर से कंपेयर नहीं करना। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का जब चैप्टर आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के जब रूल्स पढ़ाए जाएंगे और वहां पर यह कहा जाए अरे रिसीवर की लोकेशन देख लो, तो देख लेना, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ये याद रख लो सदा सदा के लिए कि हमें रिसीवर की लोकेशन को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी, समझ आ गई बात। अब देखो दोनों दिल्ली में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली में और सप्लायर भी दिल्ली में, तो ये कौन सी सप्लाई हुई बताओ? ये किस प्रकार की सप्लाई हुई? ये हुई इंट्रा अंदर अंदर, एक ही राज्य के अंदर अंदर। तो जीएसटी कौन सा लगेगा?
CGST प्लस SGST। सी मतलब सेंट्रल GST प्लस स्टेट GST। मैंने ऊपर क्या सिखाया था देखो, इंट्रा आ फॉर अंदर अंदर, एक ही राज्य के अंदर अंदर अगर सेल है, एक ही राज्य के अंदर अंदर अगर सप्लाई है तो राज्य एक GST दो, C और S। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, देख लीजिए आप, क्लियर हो गई बात, पक्का। चलो अब दूसरा देखते हैं। आपका जो सप्लायर है वो लद्दाख में है, रिसीवर कहां है? लद्दाख में। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है? लद्दाख में। तो फिर बताइए ये कौन सी सप्लाई है? इंट्रा, सब कुछ अंदर अंदर है ना, ऐसे याद कर लो, इंट्रा आ फॉर अंदर अंदर, इंट्रा। अब यहां पर दो GST लगेंगे, राज्य एक, इलाका एक, यूनियन टेरिटरी एक, तो GST दो। अच्छा, अब यहां प्लस SGST की जगह लगेगा प्लस UT GST, क्योंकि ये स्टेट नहीं है ना, ये यूनियन टेरिटरी है इसलिए। अच्छा, अब मान लो ऐसे करते तो, जैसे सप्लायर दिल्ली में है, रिसीवर यूपी में है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, अब बताओ क्या होगा? सर अब तो दो राज्य हो गए, दिल्ली और यूपी, तो ये इंटर वाला स्टेट है, यहां दो राज्य हैं, तो GST एक लगेगा। नहीं बदमाशों, बिल्कुल नहीं। याद करिए आप, बहुत अच्छे तरीके से मैंने अभी बताया था कि रिसीवर को इग्नोर करना है। आपको सप्लायर का कॉलम और प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉलम गिवन है ना, तो रिसीवर को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई को देखिए आप। तो जब ये दोनों दिल्ली हैं तो फिर ये भी इंट्रा हो गया, और यहां CGST प्लस UT GST है। अच्छा, आपको मैं पहचान बता देता हूं, दिल्ली भी वैसे यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली में UT GST नहीं लग रहा। आप देखो, दिल्ली में SGST लग रहा है। क्यों? दिल्ली में मुख्यमंत्री है, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली में। चंडीगढ़ में नहीं है, लद्दाख में नहीं है, ठीक है, लक्षद्वीप में नहीं है, अंडमान में नहीं है, गोवा के पास वो जो इलाके हैं दमन एंड दीव, वहां पर नहीं है, मेरा जम्मू कश्मीर में नहीं है। मेरा कहने का मतलब है 8 क्षेत्र हमारे देश में ऐसे हैं, यूनियन टेरिटरीज, जहां मुख्यमंत्री नहीं, 8 में से 6 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन पुदुचेरी और दिल्ली है, ये भी यूनियन टेरिटरी, लेकिन यहां सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वहां तो स्टेट गवर्नमेंट है, तो वहां पर SGST लगेगा। और जहां पर मुख्यमंत्री साहब नहीं है, जहां पर चीफ मिनिस्टर नहीं है, जहां पर विधानसभा नहीं है, जहां पर चुनी हुई सरकार नहीं है, वहां पर UT GST लगता है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं, और देखते हैं भाई, थोड़े 2 उदाहरण और मैं दिखा दूं आपको। फोर्थ, आपका सप्लायर दिल्ली में है, बायर मतलब रिसीवर जो है वो भी दिल्ली में है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई जो चाहिए उसको वो यूपी में चाहिए। अब देखो 2 राज्य हो गए। अब यूपी यहां से उठा के यहां रख दिया मैंने, प्लेस ऑफ सप्लाई में दूसरा राज्य आ गया, अब 2 राज्य हो गए यहां। तो ये कौन सी सप्लाई हो गई? इंटर। इंटर, और यहां पर क्या आएगा? IGST। जब राज्य 2 हो गए तो GST 1 हो गया। ठीक है जी, क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि हम तो दिल्ली में हैं, क्लियर हो गई बात। जो रिसीवर है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो पंजाब है। अब बताओ, अरे भाई रिसीवर की लोकेशन देखनी नहीं ना, तो ये यूपी वाला तो छोड़ दो, दिल्ली का सप्लायर पंजाब के यहां की सप्लाई, तो ये भी क्या हो गया? इंटर। और यहां पर क्या लगेगा? IGST। बात खत्म हो गई। क्लियर? पक्का समझ आ गया आपको? अच्छे तरीके से क्लियर हो गई बात। बस अब इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब मेरा कहने का यह था कि सप्लाई की वो GST की कंप्यूटेशन के लिए सबसे पहले आपको यह समझना था कि सप्लायर और रिसीवर दोनों, सप्लायर और रिसीवर दोनों का नाम सेलर और बायर नहीं रखा गया, सप्लायर और रिसीवर रखा गया।
और सेल को सेल नहीं कहते, सप्लाई कहते। जीएसटी सिर्फ सेल परचेज पे नहीं लगता, अन्य ऐसी ट्रांजैक्शंस भी हैं जहां कंसीडरेशन ही नहीं है तब भी जीएसटी लगता है, इसलिए ट्रांजैक्शन का नाम सप्लाई है, टैक्सेबल इवेंट का नाम सप्लाई है। हमने सीखा कि जीएसटी एड वैलोरम बेसिस पर निकलता है। एड वैलोरम का मतलब है वैल्यू पर परसेंटेज अप्लाई करी जाती है। तो अपने को दो चीजें मिल जाएं, अगर वैल्यू, अपने को अगर दो चीजें मिल जाएं, वैल्यू और परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई करके जीएसटी निकाल देंगे हम। समस्या ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर परेशानी नहीं आएगी आपको। ये बात समझ आई आपको? अच्छे तरीके से क्लियर हो गई बात। अब एक और बात सुनिए, जब जीएसटी कंप्यूट करने की हमने शुरुआत करना सीखा तो हमें एकदम से एहसास हुआ, अरे सप्लाई तो दो टाइप की होती हैं, एक इंट्रा अंदर अंदर और दूसरा इंटर अलग अलग राज्यों में। अगर एक राज्य है इंट्रा है तो फिर जीएसटी दो होंगे, और अगर इंटर है तो जीएसटी एक होगा। ठीक है, दो राज्य जीएसटी एक, एक राज्य जीएसटी दो। लेकिन वो जो एक है या दो राज्य, वो कंपेयर करने के लिए रिसीवर का कॉलम नहीं देखना है। किसका कॉलम देखना है? देख लीजिए, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये कंपेयर होंगे। ठीक है, अब एक प्यारा सा उदाहरण देखते हैं और आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी सिनेरियो, बिल्कुल कहानी साफ साफ समझ आने लगेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, Ram of Delhi supplied following goods to various buyers. Ram of Delhi supplied following goods to various buyers. ठीक है, compute the GST liability. Compute the GST liability. ठीक है, तो GST लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन उसके लिए डेटा गिवन है। ठीक है, क्या क्या है? सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी। सामान कितने रुपए का है? 5 लाख, और जीएसटी की वैल्यू है 28%। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। एक और हमने सेल करी, मतलब दिल्ली के राम ने एक और सेल करी, लिखिएगा सोल्ड गुड्स टू अजय ऑफ यूपी, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, रुपीज 6 लाख, और जीएसटी एट द रेट 18%। ठीक है, बस जीएसटी कैलकुलेट करना है। पहले आराम से देख लो, दो ट्रांजैक्शन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल बेसिक है ये, बेसिक का भी बेसिक। ठीक है, शुरुआती का भी शुरुआती सवाल, बिल्कुल सिंपल है। हमें जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है। ठीक है जी, पक्का। मैं अभी ये बताने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं कि ये लायबिलिटी जीएसटी की किसकी है, बायर की या सेलर की, यहां पर राम की या मोहन की या अजय की। सरकार को जाकर कौन पे करेगा, राम पे करेगा या मोहन पे करेगा या अजय पे करेगा, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं ये डिस्कस करने में। कुछ बच्चों को क्या होता है ना, जानकारी होती है थोड़ी सी जनरल नॉलेज की। हो सकता है आपको फॉरवर्ड चार्ज शब्द सुन रखा हो, आपने रिवर्स चार्ज शब्द सुन रखा हो, आपने पर्सन लायबल टू पे टैक्स सुन रखा हो। भाई हमने नहीं सुन रखा, हमें नहीं पता ये सब बातें, एडवांस लेवल की बातें जो क्लास 2, 3, 4, 5 में होनी है, हम अभी नहीं जानते ये सब बातें। हमें बस इतना पता है कि इस क्वेश्चन में जीएसटी कैलकुलेट करना है। अब वो कौन जाएगा, किस तारीख को जाएगा, कितने दिन में जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये सब आगे की बातें हैं ना। अपने को जीएसटी निकालना सीखना बस, और कुछ नहीं। ठीक है जी, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं।
सॉल्यूशन टेबल में कर लेते हैं, बाकी जरूरी नहीं है कि आप टेबल में करें। पर्टिकुलर्स, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट। ऐसी तो होता है बिल के ऊपर टेबल, यही तो होता है। चलो भाई, सीरियल नंबर 1, पहली सीरियल नंबर, हमने राम ने मोहन को बेचा था सामान, तो यहां पर हमने गुड्स बेचे, गुड्स सप्लाइड टू मोहन, राइट। कितने रुपए के? कितने रुपए के? 5 लाख के, और जीएसटी 28%। लेकिन ये बताओ, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? मैंने तुम्हें सिखाया था सबसे पहले ये पता लगाओ कि जो जीएसटी निकालना है तुम्हें जिस ट्रांजैक्शन पर, वो ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। 2 राज्य इन्वॉल्व है या 1 राज्य, क्योंकि उसी के हिसाब से जीएसटी निकलेगा। यहां पर देखो, राम मतलब सप्लायर दिल्ली का है, रिसीवर मोहन वो भी दिल्ली का है। हमें यार रिसीवर का मतलब नहीं करना, हमें रिसीवर से मतलब ही नहीं। रिसीवर कहीं का हो, जगह कहां है सप्लाई? यूपी, माल यूपी जा रहा है, तो राम दिल्ली का, सप्लायर दिल्ली का, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी, तो 2 अलग अलग राज्य हो गए। इसका मतलब जीएसटी 1 लगेगा, इंटीग्रेटेड वाला 28%। चलो निकालते हैं। तो यहां पर टैक्सेबल वैल्यू पता चल गई हमें, 5 लाख रुपए, जीएसटी 28%, टैक्स अमाउंट में 3 कॉलम बनाएंगे हम, सी, एस और आई, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो बस 5 लाख का 28% निकाल लो, 1,40,000, ठीक है जी। और यहां पर लिख देना 1,40,000, ठीक है। अब दूसरी सेल जो हमने करी थी, वो गुड्स किसको सप्लाई करे थे? गुड्स सप्लाई टू अजय। हमने गुड्स सप्लाई करे थे किसको? अजय को। अजय कहां का है? यूपी का। हमें क्या करना यार, अजय कहां का है? मैं मना कर चुका, रिसीवर की लोकेशन नहीं देखनी, 2 चीजें देखनी है, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ, मैं ये भी कह चुका हूं कि प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में अगर किसी रूल में ये लिखा हो कि रिसीवर की लोकेशन देख लो, तब देख लेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, और सप्लायर हमारा जो राम था वो भी दिल्ली का। अरे वाह, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली, राम भैया भी दिल्ली, दिल्ली दिल्ली, 1 राज्य, तो जीएसटी 2, सी और एस। 6 लाख का जीएसटी 18% है, तो टैक्सेबल वैल्यू पहले लिख देंगे। टैक्सेबल वैल्यू लिख दो 6 लाख। अब जो जीएसटी 18 नहीं लिख सकते आप, 9% 2 बार आएगा। कैसे? सेंट्रल और स्टेट में मैंने कहा था ना आधा बांट देना, तो 6 लाख का 9% 54,000 सी वाले कॉलम में, और 54,000 एस वाले कॉलम में, ठीक है। टोटल जीएसटी लायबिलिटी निकाल लो भाई। टोटल जीएसटी लायबिलिटी, भाई मान लो हमारे राम ने पूरे महीने में 2 ही चीजें बेची, बस, ये भी तो हो सकता है 2 ही डील हुई। टोटल जीएसटी की लायबिलिटी है 54,000, 1,40,000। सर इसको पे कैसे करते हैं, कब करते हैं, वो सब आएगा ना कॉन्सेप्ट। बिल्कुल धैर्य के साथ चलो दोस्तों, मेरे साथ साथ चलो, तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। कौन लायबिल है पे करने के लिए? सेलर लायबिल होता है या बायर लायबिल होता है? ना मुझे समझ आ रहा, ना मैं समझना चाहता। आज की मुलाकात का हमारा जो एजेंडा है वो ये कि हमें जीएसटी कैलकुलेट करना आ गया कि नहीं आ गया, जीएसटी कंप्यूट करना हमें आ गया कि हम कैसे कंप्यूट करते हैं। परसेंटेज के रूप में अमाउंट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टैक्स के कॉलम में टैक्स रख देते हैं। टैक्स के हमेशा 3 कॉलम बनाने हैं, सी, एस और आई।
अगर हम दिल्ली ना होते, राम दिल्ली का ना होता, सप्लायर दिल्ली का ना होता, माल का बेचने वाला दिल्ली का ना होता, कहीं और का होता जहां पर मुख्यमंत्री साहब नहीं होते, तो यूटी लिखते, एस की जगह यूटी लिख देते। समझ आ गई जी बात आपको? बिल्कुल स्पष्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? अच्छे तरीके से समझ आ गया, कैलकुलेशन हो गई आपकी। अब इस पूरे को मैं एक बार थोड़ा सा समरी करके आपको बता देता हूं, ताकि आपको टेक अवे लेने में आसानी रहे। टेक अवे मतलब कि आज हमने क्या सीखा वो समझने में आसानी रहे। देखो ध्यान से सुनना, हमने मोटा मोटा क्या सीखा कि हमारे पास क्वेश्चंस में एक सप्लायर होता है, हमारे पास क्वेश्चन में एक रिसीवर होता है, हमारे पास क्वेश्चन में एक प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि रिसीवर की लोकेशन हमें कंसीडर नहीं करनी। क्वेश्चन में कहे रिसीवर यहां का है तो सुन लो, इग्नोर कर दो। प्लेस ऑफ सप्लाई के कई रूल है, मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई का कोई रूल बोले कि भाई जब लैपटॉप बिके ना तो ये वाली जगह प्लेस ऑफ सप्लाई मानना, और जब सॉफ्टवेयर बिके ना तो ये वाली जगह प्लेस ऑफ सप्लाई मानना, वो पढ़ लेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो गिवन है और सप्लायर की लोकेशन भी गिवन है, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। अगर ये दोनों सेम स्टेट में पड़ते हैं, स्टेट मतलब स्टेट या यूनियन टेरिटरी, और या फिर ये दोनों डिफरेंट स्टेट में पड़ते हैं, तो ध्यान रखना कि ये वाला जो है वो तो कहलाएगा इंट्रा, मतलब अंदर, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और जो ये दूसरे राज्य वाला है इसको माना जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी कराऊंगा दोस्तों, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए प्लीज। अगर राज्य एक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो फिर जीएसटी 2 लगेंगे, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। बस एसजीएसटी की जगह दूसरा हो सकता है यूटीजीएसटी, तो मतलब इन दोनों में ऑप्शन रहता है, राइट। लेकिन जो ये वाला है इंटर स्टेट, इसमें एक ही जीएसटी, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो बस ऐसे याद कर सकते हो आप, ऐसे याद कर सकते हो कि देखो इस वाले केस में यहां पर स्टेट 1 है तो जीएसटी 2 है, और यहां पर स्टेट 2 है तो जीएसटी 1 है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? पक्का समझ आ गया अच्छे तरीके से? ये आपको मैंने बेसिक का भी बेसिक समझा दिया। ये जो पहली मुलाकात हमने आज करी, जो हमने पहला सेशन लिया, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि आपने होमवर्क करना है, और आपको होमवर्क करने के लिए मेरे को कुछ और प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना सा करने के बाद आप अच्छे तरीके से अपना होमवर्क कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी आपको। आप जरूर होमवर्क करिएगा। आज का मेरा सेशन खत्म हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो आज आपने सीखा उस पर आधारित जब प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में आपको दिए, ज्यादा नहीं है, कम है, तो आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरे जो हम सेशन करेंगे, जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट हम करेंगे, जो दूसरी मुलाकात हम करेंगे, उसमें आपको और धीरे धीरे जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे जो क्वेश्चन की लंबाई या आंसर की लंबाई है वो बढ़ती जाएगी। आज जो हमने सीखा बस वो ये कि कौन सा जीएसटी कौन सी सप्लाई पे लगता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।